नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के। हमने कुछ टाइम पहले डेंगू फीवर के ऊपर एक वीडियो बनाया था। डेंगू फीवर कितना खतरनाक हो सकता है, ये कैसे फैलता है, कैसे होता है, इसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं, इसके स्ट्रेन कितने होते हैं, कितने सीरोटाइप होते हैं, जो हमने 4 बताए थे। इसके बाद में इसकी स्टेज क्या होती है, नॉर्मल डेंगू फीवर होता है, फिर हिमोरेजिक होता है, उसके बाद में आपको डेंगू शॉक सिंड्रोम का सामना करना पड़ सकता है। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर से आगे इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, बचाव कैसे कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। डेंगू फीवर के बचाव के लिए आपको सबसे पहले यह होता किससे है, यह आपको मच्छर के काटने से होता है। एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अब एडिस एजिप्टी मच्छर की जो खासियत क्या होती है, एक तो ये साफ पानी में पनपते हैं, दूसरे इनकी जो उड़ने की कैपेसिटी होती है वो 2 फीट से मैक्सिमम 3 फीट तक ही ऊपर उड़ पाते हैं, उससे ऊपर ये नहीं उड़ पाते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, आपके घर के आसपास में जहाँ कहीं पे बारिश का पानी जमा है, जो साफ पानी है, बारिश का पानी जमा है, उसको आप जमने नहीं दें। कहीं आसपास में नाली है या फिर कोई छोटा सा खड्डा है या फिर ऐसे कोई बर्तन या टीन वगैरह पड़े हैं, जो खाली बॉक्स वगैरह पड़े हैं जिसमें प्लास्टिक के पानी भरा हुआ रहता है, तो ऐसा पानी आप कहीं पे पनपना न दें। उस पानी में आप मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे है या फिर उसका लिक्विड है ना, ऐसे आप डालते रहे ताकि वो आपको मच्छर को ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करे और आपको मच्छर काटने की समस्या पैदा ही नहीं हो। दूसरे, जब कभी भी आप घूमने जाए पार्क में वगैरह या घर में भी रहे, तो आपके निचला हिस्सा जो भी है, पैंट के नीचे आप सॉक्स वगैरह पहने, अच्छे मोटे वाले सॉक्स पहने, ताकि आपको मच्छर वहाँ पे नहीं काटे, क्योंकि मच्छर ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ सकते हैं, तो आपको निचले हिस्सों पे ही काटने की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। घर में भी आप कोई गमले वगैरह रखे हो या फिर घर में ऐसे आपके खुला पानी जमने की, कहीं पे पड़े रहने की कहीं पे समस्या है, तो उसको आप वहाँ से हटा लें और पानी को ज़्यादा दिन तक वहाँ पे पड़े नहीं रहने दें। अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों, अपन देखते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या है। आपको होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों एंगल से ट्रीटमेंट बता देता हूँ मैं। एलोपैथिक में आपको ट्रीटमेंट के लिए आपको अगर प्राइमरी स्टेज जो होती है, जिसमें आपको नॉर्मल हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं, 70% मामलों में हल्के फुल्के सिम्टम्स ही आते हैं। हल्के फुल्के बॉडी एक, पेन, हेडेक वगैरह रहता है, बैक एक वगैरह या मसल्स का पेन रहता है, तो वो धीरे धीरे करके 2 या 3 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन जब आपके सिम्टम्स वर्स हो जाए, जब बढ़ जाए, तो आपको आगे उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट के अंदर गंदे पानी का भराव हो सकता है, जिसको सिरोसाइटिस बोलते हैं। वो सिरोसाइटिस आपके लंग्स में चला जाता है, लंग्स के निचले हिस्से में जमा हो जाता है प्लूरल इफ्यूजन के रूप में, और आपके बॉडी में भी हल्की हल्की स्वेलिंग आ जाती है। कई बार आपको यूरिन के साथ में, टॉयलेट के साथ में, नाक से या गम से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके स्किन पे रेड स्पॉट, ब्लू या ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, जहाँ से अंदर स्किन के अंदर से आपका ब्लड जो है वो रिसने लगता है और आपके स्किन के ऊपर जमने लगता है। तो जब ऐसे सिम्टम्स आपको मिले तो आपको तुरंत हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्राइमरी स्टेज में ओरल मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन जब आपके स्टेज एडवांस हो जाए तो आपको हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपको जो सलाह दे उसके हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर आपको मैक्सिमम कंडीशन में आपको यही सलाह देगा कि आप एडमिट हो जाओ, एडमिट होके आप उसको ट्रीटमेंट करवाओ। ट्रीटमेंट में आपके इसमें कोई पर्टिकुलर मेडिसिन होती नहीं है, ना इसमें कोई इतना एंटीबायोटिक का रोल रहता है, लेकिन जब आप एडमिट करेंगे डॉक्टर आपको, तो आपको एंटीबायोटिक भी देंगे, आपको फीवर के लिए भी देंगे, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो बॉडी के अंदर या जो गंदा पानी जो पेट के अंदर या जमा हो गया है उसको निकालने के लिए भी आपको मेडिसिन डायरेटिक के रूप में देंगे। और साथ में अगर आपके गंदे पानी के भराव की वजह से आपको सांस में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड दे सकते हैं या फिर आपको नेबुलाइजेशन वगैरह भी दे सकते हैं। आपको हाइड्रेशन मेंटेन किया जाएगा और आपके ब्लड को रोकने के लिए कुछ इंजेक्टेबल कर सकते हैं, ट्रेनेक्सामिक एसिड या एथम्सलेट वगैरह, विटामिन के आपको लगा सकते हैं। और आपका अगर ज़्यादा ही प्लेटलेट कम हो जाता है तो आपको प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, जिसमें रैंडम ब्लड प्लेटलेट जो होते हैं वो आपको दे सकते हैं, या फिर आपके सिंगल डोनर से जो प्लेटलेट बनाए जाते हैं वो भी आपको दे सकते हैं। आपको डेंगू के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर प्राइमरी स्टेज में हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो घर पे आप उसको हाइड्रेशन थेरेपी लेकर के, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी, अगर आपको बुखार आ रहा है तो बुखार, साथ में इम्यूनिटी बूस्टर ले सकते हैं, जैसे तुलसी का रस वगैरह या तुलसी का जूस वगैरह पी सकते हैं। और आपको अलग अलग जूस, नारियल पानी वगैरह ऐसे ले सकते हैं। बुखार के लिए आपको पैरास्टामोल नॉर्मल ले सकते हैं, लेकिन एडवांस स्टेज में आपको हॉस्पिटल जाके ही बताना पड़ेगा।
कई बार डेंगू शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपको वाइटल्स गिरने लगते हैं, फीवर पल्स होती है, ब्रेडिकार्डिया या फिर बहुत टेकिकार्डिया हो सकता है, आपको रेस्पिरेशन में दिक्कत हो सकती है। 1% केस ऐसे होते हैं जो हिमोरेजिक में जाते हैं और उसके भी 1% केस ऐसे होते हैं जो डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको एडवांस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे आपको कई बार वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसमें आपको डिनाई नहीं करना है। आप चाहे तो कोई अच्छे बड़े हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, लेकिन आपको उसका ट्रीटमेंट लेना है। मैक्सिमम आपके कंडीशन में पेशेंट बच जाता है। कुछ ही मामले होते हैं जिसमें अपनी खुद की लापरवाही की वजह से पेशेंट को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अब दोस्तों ये तो हो गया आपके एलोपैथिक ट्रीटमेंट। अब अपन चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथी में भी डेंगू के लिए अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, लेकिन आपको होम्योपैथी में बहुत ही सीरियस कंडीशन या एडवांस स्टेज शॉक सिंड्रोम वगैरह या हेमोरेजिक सिंड्रोम हो गई हो, वहाँ तक जाने से पहले आपको ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आपको उससे रिलीफ मिल पाएगा। होम्योपैथी में कुछ एक मेडिसिन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट और यूनिवर्सल मेडिसिन जो होम्योपैथी में यूज़ करते हैं डेंगू के केस में, वो है यूपिटोरियम परफोरेटम। यूपिटोरियम पर्फ जो है डेंगू के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आपके बैक एक हो गया, जनरलाइज बॉडी एक हो गया, हेडेक हो गया, फीवर हो गया, या बहुत ही ज़्यादा फटीग या थकावट है, उस मामले में आपके यूपिटोरियम परफोरेटम बहुत ही अच्छा काम करता है। ये आप 30 पोटेशियम में ले सकते हैं। 30 पोटेशियम में आपको 3-3 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेना है। अगर आप इसको 200 पोटेशियम में लेते हैं तो 2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। इसके बाद में अगली मेडिसिन जो है वो है जैल्सेमियम। जैल्सेमियम भी आपको डेंगू के मामले में एक्स्ट्रा फटीग होती है, इरिटेबिलिटी होती है, स्लीपलेसनेस होती है, और आपके उठने की भी कंडीशन नहीं होती है, बहुत ही तेज बॉडी एक होता है। ऐसी कंडीशन में आप जैल्सेमियम 30 सुबह शाम दोपहर 3 से 4 बार दिन में 2-2 3-3 बूंद ले सकते हैं। और उसके बाद में अगली मेडिसिन आप बेलाडोना 30 यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर सीवियर हेडेक है, थ्रोम्बोटिक हेडेक पेन है, और साथ में ऑर्बिटल पेन है, आंखों के पिछले हिस्से में बहुत तेज पेन है, और साथ ही साथ में हल्के फुल्के फ्लू के सिम्टम्स भी है और हल्के फुल्के रैसेज वगैरह हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको बेलाडोना 30 को यूज़ कर सकते हैं। इसके भी आपको 2-2 3-3 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेनी होती है। इसके बाद में आपको अगर डेंगू की वजह से उल्टी वगैरह हो जाती है, पेट में दर्द होता है, पेट के अंदर पानी का भराव हो जाता है और आपको बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, तो उस कंडीशन में आप आईपीकेक 30 यूज़ कर सकते हैं। आईपीकेक 30 का 3 से 4 बूंद दिन में 5 से 6 बार इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी उल्टी ज़्यादा है तो इसको आप 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। 200 पोटेंसी साथ में सुबह शाम 2-2 बूंद आपको लेनी है। इसके अगली मेडिसिन जो है वो है आपके रस्टॉक्स। रस्टॉक्स को आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, होम्योपैथी में इसको पेन किलर के रूप में, रूमेटिज्म के रूप में आपको बहुत ही अच्छे से सिम्टम्स कवर करती हैं। तो रस्टॉक्स आपको लेना है। आपको अगर बहुत ही एक्सट्रीम फटीग है, एक्सट्रीम पेन है, आपके जॉइंट्स में पेन है, या फिर आपके बॉडी में कहीं पे भी पेन है, मांसपेशियों का पेन है, आपका बॉडी एकदम टूट रही है और बहुत ही तेज पेन की वजह से आप उठ भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप रस्टॉक्स 30 का 2-2 3-3 बूंद सुबह शाम दोपहर दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है जो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं वो है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा भी मस्कुलर पेन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन जानी जाती है। आपको अगर पेन की कंडीशन ज़्यादा है तो साथ में आप ब्रायोनिया अल्बा को भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी 30 पोटेंसी आपको लेना है। 2-2 3-3 बूंद दिन में 2 से 3 बार आप इसको ले सकते हैं। ये तो आपके हो गए मेडिसिन। अब कुछ मेडिसिन जो है आपके जब हिमोरेजिक कंडीशन में अगर चला जाता है डेंगू, हिमोरेजिक कंडीशन में जब डेंगू चला जाए तो आपको उसमें 2 मेडिसिन जो है आप और यूज कर सकते हैं, 2 मेडिसिन और ऐड कर सकते हैं। पहली मेडिसिन है उसमें हेमेमेलिस। हेमेमेलिस 30 को आपको यूज़ करना है सुबह शाम दोपहर 2-2 बूंद। लेकिन आप अगर हेमोरेजिक कंडीशन में जाते हो तो वो आपके एडवांस स्टेज हो जाती है। ऐसे मामले में आप 200 अगर यूज़ करते हैं तो वो बेटर रिजल्ट देता है। तो हेमेमेलिस 200 आपको 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को यूज करना है। अगर आपके सेवेरिटी होती है तो उसको आप एक बार और बढ़ा सकते हैं, सुबह दोपहर और शाम कर सकते हैं। इसके आगे मेडिसिन जो है वो लैकेसिस आप यूज कर सकते हैं। लैकेसिस भी आपके अगर हिमोरेजिक कंडीशन है और आपके शॉक सिंड्रोम तक की कंडीशन पहुंच गई है तो उसमें आप लैकेसिस 200 सुबह सुबह 2 बूंद आप उसमें यूज कर सकते हैं। आगे जो मेडिसिन है, अभी तक जो मैंने मेडिसिन बताई है वो सिर्फ 30 या 200 पोटेंसी की बताई है। इसको लेने का तरीका सिंपल है। आप सीधे टंग पे अगर 30 पोटेंसी है तो 3 से 4 बूंद सीधे टंग पे डालिए। 200 पोटेंसी है तो 2 बूंद आप सीधे टंग पे डालिए। आगे जो मेडिसिन है वो आपको मैं मदर टिंचर फॉर्म में बताऊंगा। वो आपके सपोर्टिव थेरेपी के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है कैरिका पपाया मदर टिंचर।
कैरी का पपाया मदर टिंचर आपके पपीते से बनती है। जब भी आपको डेंगू होता है तो लोग आपको सलाह देते हैं आपको पपीता या उसके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज करनी चाहिए। पपीता का फल हो गया है या पपीता का बना हुआ जूस हो गया है। कुछ लोग आपको पपीता की पत्तियां भी खाने को बोलते हैं, लेकिन पपीता की पत्तियां जो है आपको खाने से बचना चाहिए, क्योंकि पपीते की पत्तियां जो होती हैं वो बहुत कड़वी होती हैं और कड़वे होने की वजह से आपके अगर उल्टी की कंडीशन है, पेट दर्द की कंडीशन है तो कई बार उसमें इजाफा हो जाता है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो आपको पपीता की पत्तियां डायरेक्ट नहीं खानी चाहिए। हाँ, अगर आपको पपीते की पत्तियां खानी है तो पपीते की पत्तियां को आप क्रश कर दीजिए, उसका जूस बना दीजिए और उसमें आपको जितनी पपीते का पत्तियां हैं आपके आवश्यकता अनुसार, आपके टेस्ट के अनुसार उसमें हनी मिला दीजिए। जब आप उसमें हनी मिलाएंगे तो उसका टेस्ट जो है वो मीठा हो जाएगा, उसके बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप पपीते की पत्तियां खाते हैं या डायरेक्ट पपीते की पत्तियों का जूस पीते हैं तो आपके उल्टी में इजाफा हो सकता है, पेट दर्द में भी आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन कैरी का पपाया, इसके मदर टिंचर को आप 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में ले सकते हैं। इसके आगे की मेडिसिन जो है वो है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया को अपन आयुर्वेदिक लैंग्वेज में गिलोय बोलते हैं। गिलोय एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आयुर्वेदिक में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे इसके सिम्टम्स होते हैं। ये मेडिसिन आपको फीवर, फटीग, जॉन्डिस, आपके रूमेटिज्म या फिर आपके सीवियर फटीगनेस या फिर आपके डायरिया, डिसेंट्री, कैंसर तक के पेशेंट में गिलोय दी जाती है। तो इसके बहुत वाइड एंगल ऑफ सिम्टम्स हैं। इसको आप एज ए बूस्टर मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं। गिलोय को भी आप 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में ले सकते हैं। इसके आगे की मेडिसिन जो है वो ओसिमम सैंक्टम। ओसिमम सैंक्टम को हम नॉर्मल भाषा में तुलसी बोल सकते हैं। तुलसी का भी आपको इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा रोल माना जाता है आयुर्वेदिक में। तो होम्योपैथी में इसको भी आप एज ए इम्यूनिटी बूस्टर ले सकते हैं। तुलसी के मदर टिंचर को 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में आप ले सकते हैं। आपके लोअर पोटेंसी 30 और 200 पोटेंसी को आपको लेने का तरीका सीधा है, सीधे टंग पे लेना है। लेकिन आपको मदर टिंचर लेने के लिए 15 से 20 बूंद आधे कप गुनगुना पानी में आपको मिलाना है। अगर आप ये तीनों साथ में लेते हैं तो आधे कप गुनगुना पानी में तीनों 15-15 बूंद मिला दीजिए। उसके बाद में सिप करके सिंगल सिप करके उसको 5 से 10 मिनट में धीरे धीरे करके आप पीजिए। तो दोस्तों, हमने डेंगू का ये सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए लाने का वादा किया था, जो हम लेके आए हैं। डेंगू के सेकंड पार्ट में हमने डेंगू से बचाव कैसे करना है, प्रिवेंशन ऑफ डेंगू, उसके आपको कैसे बचना है, इस बारे में हमने बताया। आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। उसके बाद में हमने आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भी बहुत सारी मेडिसिन आपको बताई है। आपके सिम्टम्स के आवश्यकता अनुसार आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सिवियरिटी है तो आसपास में कोई या हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आपको दिखाइए। आपको एडमिशन करेंगे, वहाँ पे एडमिट करने के बाद में आपको हाइड्रेशन थेरेपी दिया जाएगा और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एडवांस केस में आपको एडवांस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है तो हॉस्पिटल में आपको वो सब मिलेगा। लेकिन आप अगर आसपास में किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाते हैं तो आपके सिम्टम्स के अनुसार आपके कुछ एक मेडिसिन चेंज हो सकती हैं, लेकिन आपको फॉलो उसी को करना है जिस भी डॉक्टर को आप दिखाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और बहुत ही जल्दी सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। जिस भी भाई को ज़रूरत है या जिस भी आपके रिलेटिव या आसपास के या जानने वालों को ज़रूरत है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए ताकि आपको उसका फ़ायदा मिले और उसको भी, जिसको आप भेज रहे हैं उसको भी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ फ़ायदा मिले और अपने प्राइमरी स्टेज में या जब तक हेमोरेजिक का शॉक सिंड्रोम नहीं हो वैसे स्टेज में वो अपना इलाज जो है खुद से इस वीडियो को देख के कर सकें। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नए और इम्पोर्टेंट और जानकारी वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खाए, राम राम।